देखिएगा, किसी भी चीज़ के लिए जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो पॉलिसी को बनाने से पहले कुछ एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं। हम प्लान करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इस तरह से जाएँगे, ये करेंगे। वो सारी चीज़ें जो आप पॉलिसी बनाने से पहले डिस्कस करते हो, जो पॉलिसी बनाने से पहले जिन भी एलिमेंट्स पर, जिन भी पॉइंट्स पर आप फोकस करते हो, वो सभी जो पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो पॉइंट्स जो राज्य को ऑर्डर देते हैं या जिनके ऊपर राज्य या देश या सरकार की जो पॉलिसी होती है, जो नीति होती है, वो स्टैब्लिश करती है, जो बेस है किसका, पॉलिसी का बेस है, पॉलिटी का नहीं, पॉलिसी का। देखिएगा, सरकार क्या करती है, सरकार आपके लिए जैसे अभी बेरोजगारी भत्ता योजना या विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, या सरकार आपके लिए सड़कें बना रही है, सरकार आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स कर रही है, सरकार इंटरनेशनल पीस के लिए अभी रूस का और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे जो एसोसिएट कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि भारत को प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भारत को प्रयास? भाई रूस लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, उसमें हमारा क्या लेना देना, सही है ना। दूसरा, आपको सरकार कहती है कि नदियों को सेफ रखो, पर्यावरण को सेफ रखो। क्यों कहती है? क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी बनती है, जो नीति बनती है, उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो निर्देशक तत्व हैं, वो सभी निर्देशक तत्व ये बात कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका भाग 4 है, भाग 4 आपका जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, वो सारा बात करता है किसके बारे में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। चलिएगा, बात करते हैं भारतीय संविधान भाग 4 की। भारत का संविधान भाग 4, भाग 4। अगर मैं आर्टिकल बैकग्राउंड की बात करूं, तो अनुच्छेद 36 से 51। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आर्टिकल जो 36 है, इसमें क्या है आपका, राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कार्यात्मक इकाई के रूप में, इकाई रूप में परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया। ठीक है क्या ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के निर्देशक तत्व, एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? जो राज्य की पॉलिसी मेकिंग से पहले जो डिस्कस किए जाते हैं, जिनके ऊपर कह सकते हैं राज्य की नीति निर्धारित होती है, जिनके आधार पर राज्य नीति बनाता है, या कह सकते हैं एक वो विजन है, ये एक वो विजन है जिसको धारण करके या जिसको सोच के, जिस विजन को, जिस दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य क्या करता है, ऐसे प्रयास करता है जिनसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। देखिएगा, हमारा संविधान ही बात करता है, संविधान की जो रचना की गई थी, वो रचना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। अब लोक कल्याणकारी यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट। पब्लिक वेलफेयर स्टेट में हमने अभी तक जो बात की थी, वो सबसे पहले तो हमने स्टेट की बात की थी, उसके बाद सिटीजनशिप की बात की थी, उसके बाद तीसरी जो हमने चीजें डिस्कस की थी, वो हमने बात की थी आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। यानी कि जब हम पब्लिक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी तक हमने एक ही चीज पढ़ी है, आपका फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार, या आपके वो अधिकार जो राज्य आपको उपलब्ध करवाता है, जिन अधिकारों की राज्य आपको गारंटी देता है। ठीक है, अब राज्य ने आपको अधिकार तो दिए, राज्य ने आपको अधिकार तो दिए, इसके अलग भी तो राज्य आपके कल्याण के लिए, आपके वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसी बनाएगा, कुछ नीति बनाएगा। भाई राज्य ने आपको कहा निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा कब होगी? निःशुल्क शिक्षा तब होगी जब आपके यहाँ स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी। तो राज्य यूनिवर्सिटी बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, स्कूल बनाएगा।
दूसरा, राज्य आपको कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, तो बोलेंगे तो तब जब आप राज्य आपको कोई प्लेटफॉर्म देगा। राज्य आपको रोजगार की गारंटी देता है, राज्य आपको रोजगार करने की स्वतंत्रता देता है, तो रोजगार करेंगे किस चीज में? भाई राज्य नियोजन की व्यवस्था भी तो करेगा ना। भाई वो लोक नियोजन भी हो सकता है, वो निजी नियोजन भी हो सकता है, सभी प्रकार से किसी ना किसी तरीके से राज्य को नियोजन की व्यवस्था करनी होगी। अब जब नियोजन की व्यवस्था राज्य कर देगा, जब एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था राज्य कर देगा, अब वहां पर सैलरी डिस्क्रिमिनेशन भी तो हो सकता है। भाई किसी को कम सैलरी, किसी को ज्यादा सैलरी। अभी तक आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है कि आपको रोजगार मिले, ठीक है, मौलिक अधिकार है। अब उस मौलिक अधिकार को पूर्ति करते समय अब समानता का अधिकार भी तो आता है, तो राज्य यह भी तो व्यवस्था करे कि सबको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। सिंपल सी बात है। ये किसका कार्य है? राज्य का कार्य है। ये वो तत्व हैं, ये वो गुण कह सकते हैं, गुणों पर आधारित होती है राज्य की नीति। अब एक यहां पर जो सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो बाध्यकारी हैं, वो इन्फोर्सेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को वो नहीं मिल रहे हैं तो जबरदस्ती लागू कराया जाए। व्यक्ति का अधिकार है विधि के समक्ष समानता। व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़े। व्यक्ति का अधिकार है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाए। व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों का अधिकार है कि वो अपने धर्म का आदर करें, सम्मान करें, अनुसरण करें, धर्म के अनुष्ठान करें। मौलिक अधिकार की बात हो गई। अब उसके ऊपर राज्य भी तो कुछ व्यवस्था करेगा, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। यह राज्य की मर्जी है कि वो उस व्यवस्था को पूरा करे। आपको अधिकार दे दिया है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। अब राज्य की मर्जी है कि वो स्कूल बनाए या ना बनाए। मतलब नॉर्मल वे में हम ये कह सकते हैं कि जो अभी तक, अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, इंडियन पॉलिटिक्स, नॉट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात नहीं कर रहा मैं, भारतीय वर्तमान राजनीति की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में धरातल पर है, वो सारी की सारी राजनीति संविधान के जो आपके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनके अंदर जो कुछ कमियां, देखिएगा संविधान इंसानों ने बनाया है, इंसानों की चीज़ों में कमियां रह सकती हैं। अब खुदा या भगवान तो थे नहीं वो कि भाई उनकी चीज़ों में कोई गलती नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। तो जो कमियां हैं, उन कमियों को ढूंढ ढूंढ करके उनके ऊपर पॉलिसीज मेकिंग है और उन्हीं के ऊपर सरकार चल रही है। उन्हीं चीज़ों का फायदा उठा के सरकार आगे बढ़ती है। जो चीज़ें लगती है कि ज़्यादा फायदा उठा सकता है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, तो संशोधन करके ढील ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, हम निगेटिव पॉइंट्स पर नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। हमारे संविधान को ने राज्य सरकार को कुछ विशेष आदेश दिए, हमारे संविधान ने राज्य सरकार को कुछ विशेष आदेश दिए हैं, जिन आदेश का पालन राज्य को करना होता है। हालांकि राज्य की मर्जी वो मना भी कर सकता है, यानी कि अगर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहते हैं कि आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कीजिएगा तो कीजिएगा, उसे आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान की आत्मा है, संविधान की बेसिक थीम ही क्या है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। तो आप यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए विधि बनाएंगे, नियम बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। अब वो व्यवस्था को जब आप बनाएंगे तो आप किन किन तत्वों को ध्यान में रखेंगे, उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, जो आपके डीपीएसपी हैं और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। उन बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं बात करता हूँ आपके एफआर की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की, तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्थापना करते हैं आपके राजनीतिक लोकतंत्र की। इसकी बात करते हैं, आपके राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। किसकी बात करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की। अगर मैं आपके डीपीएसपी की बात करूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करूं, तो ये बात करते हैं आपके किसकी? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की। आर्थिक और दूसरा आपका सामाजिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है और इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी क्या है? देखिएगा, जो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बात करती है आपके रिप्रेजेंटेशन की, बात करती है प्रतिनिधित्व की, कि सबका समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबको समान जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में। लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो उसमें भाग ले सकें। हमारा जो संविधान है वो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। आर्थिक न्याय,
राजनीतिक न्याय और आपका सामाजिक न्याय। ठीक है, लेकिन इन तीनों को अगर हम बात करें, तीनों अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हैं। जो आपका आर्थिक और सामाजिक आ जाते हैं वो आपके डीपीएसपी में आते हैं। जो आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस है, जो राजनीतिक न्याय है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। जो आपके डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये बात करते हैं आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। ये बात करते हैं आपके सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। जो आपकी व्यवस्था देते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष को आजीविका चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत होती है, और खाना के लिए उसे पैसा कमाना पड़ेगा। उसे कुछ अपना जो रोजमर्रा की उसकी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ उसे एक्स अमाउंट में पैसा हमेशा चाहिए होता है। अब वो पैसा कमाने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। कौन सा अधिकार? पैसा कमाने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। अब जब पैसा कमाने का अधिकार सबके पास होगा तो वो होगा आपका इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। क्या होगा? वो आपका इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होगा, आर्थिक आपका लोकतंत्र होगा। दूसरा, सबके पास अपना कल्याण करने के लिए, अपना गांव बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए, अपने परिवार को बांध के साध के रखने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कुछ स्पेशल योजनाएं सरकार की वहां पर होती हैं, जिसे हम कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या कहते हैं? सोशल डेमोक्रेसी। निहितार्थ होते हैं कि डीपीएसपी का अर्थ क्या है? डीपीएसपी का अर्थ है कि राज्य विशेष में आपका आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी बात है आपका राजनीतिक लोकतंत्र की। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो बात करेंगे डीपीएसपी जो है आपके, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको बनाने के लिए कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं। डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के सिद्धांत। अब यहाँ पर हम तीन सिद्धांतों पर कार्य करेंगे। पहले आपके होते हैं गांधीवादी, आपके गांधीवादी। दूसरे होते हैं आपके समाजवादी, समाजवादी। और तीसरे होते हैं आपके बौद्धवादी, या इन्हें उदारवादी भी कहा जाता है। उदारवादी या बौद्धवादी। अब देखिएगा, अगर आप गांधी जी की थ्योरीज पढ़ेंगे, गांधी का विचार पढ़ेंगे, तो आपको एक कथन बार बार दिखाई देगा, असली भारत गांवों में। किसी राज्य विशेष का अगर आपको कल्याण करना है तो उसके निम्न तबके के या पिछले तबके के जो लोग हैं उनको देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ दीजिएगा, देश का विकास हो जाए। ठीक है, यानी कि गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का ऐसा मानना है, अगर एज अ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में गांधी जी का ये मानना है, अगर आपको भारत का विकास करना है तो जो भारत के गांव हैं, जो भारत के कृषिगत या जो आपके भूमिहीन मजदूर किसान हैं या भूमिगत मजदूर किसान हैं, उन मजदूर किसानों से आप देश की अर्थव्यवस्था की शुरुआत कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गांवों के विकास की बात करनी पड़ेगी, गांवों में राजनीतिक व्यवस्था को स्टैब्लिश करने की बात करनी पड़ेगी, गांवों में पक्के सड़कें, रास्ते, आपके गांवों तक हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गांवों तक पहुंचाने की बात करनी पड़ेगी, अगर आप गांधी जी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और भारत तो गांधी जी के अकॉर्डिंग चलता है। तो जब हम अपनी राज्य की जो नीति है, जो पॉलिसी है, तो जब हम स्टेट पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी की। और उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स में, सबसे पहले प्रिंसिपल्स में हम फॉलो करते हैं आपके गांधीज्म को। ठीक है, अब गांधी आपके जो राज्य की कोई भी ऐसी नीति, राज्य की कोई भी ऐसी नीति, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो आपका विलेज डेवलपमेंट या जो आपका रूरल डेवलपमेंट की बात करती है, तो वो रूरल डेवलपमेंट जाता है आपका उनसे गांधीवादी सिद्धांतों। दूसरा, हम बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। किसकी बात करते हैं? आपका सबका साथ सबका विकास। यहां हम बात करते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार के भेदभाव से अलग होकर, क्या? किसी भी प्रकार के भेदभाव से अलग होकर, सबसे ऊपर उठकर देश की जो मुख्य धारा है उसमें सबका प्रतिनिधित्व इक्वल होना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व जो है उसमें वो बराबर होना चाहिए। अब जब सबका प्रतिनिधित्व वहां पर बराबर होगा, सबका प्रतिनिधित्व जब वहां पर बराबर होगा, तो वो व्यवस्था कैसी कहलाएगी? समाजवादी व्यवस्था। मैंने पहली क्लास में आपको समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा सा अंतर बताया था। क्या बताया था? फिर से समझ लेते हैं। हमारे देश में दो चीज होती हैं, पहला आपका समाजवाद है,
समाजवाद, और दूसरा है आपका साम्यवाद। दोनों में अंतर होता है। समाजवाद है, ये बात करता है आपके संसाधनों के समान वितरण की। साधनों के समान वितरण की वितरण व्यवस्था। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने बात की है रिसोर्सेज की, हमने बात की है संसाधनों की। देखिएगा, अगर आपके हाथ में ये मार्कर देने की बात करता हूँ, ये पेन आपके हाथ में देने की बात करता हूँ, ये बोर्ड आपके हाथ में देने की बात करता हूँ, अब आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, पेन आपके हाथ में है, कॉपी आपके हाथ में है, स्टडी मटेरियल पूरा आपके हाथ में है। अब उस मटेरियल को यूज कैसे करना है, उसका यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है, ये आपको डिसाइड करना है। अब आप क्या करेंगे, आप उससे पढ़ के अफसर भी बन सकते हैं, मजदूर भी बन सकते हैं, आप ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की किसी भी जॉब में जा सकते हैं, किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं। आप उस पेपर पेन से आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस पेपर को जला करके सर्दियों में आग भी ताप सकते हैं और उसके बाद पूरा जन्म सो जाइएगा, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमने आपके हाथ में रिसोर्स दिया है, उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन आपके हाथ में है। ये सोशलिज्म, ये क्या है आपका सोशलिज्म। जब हम बात करते हैं साम्यवाद की, तो ये बात करता है आय के समान वितरण की। आय के समान वितरण की व्यवस्था। आय के समान वितरण की व्यवस्था। अगर बात की जाती है आपका जो कैपिटल है, जो आपकी आय है, जो आपकी इनकम है, देखिएगा, देश विभिन्न तरीकों से जनता से कमाई करता है और उस पैसे को, कमाई के पैसे को वापस जनता को दे देता है। कैसे? हमारा देश एक विशेष प्रकार की कर व्यवस्था का पालन करता है। सबसे पहले, अगर आप कमजोर हैं, आप किसान हैं, देश की जो बहुत बड़ी जो हिस्सेदारी है, जनता की जो जनसंख्या की हिस्सेदारी है या जन भागीदारी है, वो कृषिगत है। ऐसी कंडीशन में सरकार क्या करेगी, विदेशी बैंकों से, आपका वर्ल्ड बैंक से या म्यूचुअल जो आपके मुद्रा फर्म है, उनसे लोन उठाएगी। अमेरिका से, रूस से, बड़े बड़े देशों से लोन उठाएगी। लोन उठा के सरकार क्या करेगी, उन लोगों पर इन्वेस्ट, इन लोगों पर जो कमजोर है। आपके पास कृषिगत योजनाएं लेकर आएगी, जैसे पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, या आपको उन्नत बीज, आपकी इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगी। हरित क्रांति में हमने अमेरिका से बहुत अच्छी अच्छी जो वीट की वैरायटीज थी, उनको लाके यहाँ पर सॉइंग कराई, बीजोपचार करवाया, फसल उगी, तो सरकार को इनकम हुई, हम अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए। कैसे? हमने संसाधन दिए किसान को। ठीक है, अब उस किसान से हम विभिन्न प्रकार से टैक्स ले लेते हैं। जैसे किसान फर्टिलाइजर खरीदेगा, हमने फर्टिलाइजर कंपनी लगा दी, किसान फर्टिलाइजर खरीदेगा तो फर्टिलाइजर पर टैक्स आ जाएगा। किसान अपनी फसल को बेचेगा तो जो फैक्ट्री है, उस फसल को जो मतलब कुछ भी रिफॉर्मेशन उसका करेगी कच्चे माल का, उस फैक्ट्री से हमें टैक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री मालिक बनेगा, वो सेल्स करेगा, वो अलग मल्टीपल चीजों में बिजनेस करेगा, वहां से हमें टैक्स आ जाएगा। यानी कि हमने अपनी इकोनॉमिकल जो व्हील है, जो पहिया होता है, उसको घुमाने के लिए कहीं इन्वेस्ट किया और वहां से हमें इनकम आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अभी तक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपका साम्यवाद है, ये साम्यवाद कहता है कि अब जो सरकार के पास इनकम आई है, उसे स्पष्ट रूप से डायरेक्ट लिक्विड की बात करता है, उस लिक्विड को डायरेक्ट पूरी देश की जनता में बराबर रूप से बांट दिया, पैसा बांट दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार उससे क्या करेगी, सरकार उससे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगी, आपके लिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी करेगी, आपके लिए स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, बहुत सारी चीजें सरकार आपके लिए बनाएगी। ये बात क्या है, ये है आपका समाजवाद, जहां सिर्फ संसाधन की बात की गई। साम्यवाद डायरेक्ट पैसे की बात करता है। साम्यवाद कहता है कि आय का एक स्पष्ट और बराबर का हिस्सा उस व्यक्ति के पास भी पहुंचना चाहिए, जो व्यक्ति सुबह उठता है, फ्रेश होता है, खाना खाता है, वापस सो जाता है, जो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है। तो ये साम्यवाद है। हमारा देश साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो नहीं करता है, हमारा देश साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो नहीं करता है। वी आर सोशलिस्ट, हम कैसे हैं, समाजवाद हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था देखिएगा, सरकार कहती है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। सरकार आपके लिए कहती है कि भाई
निःशुल्क शिक्षा, बहुत सारी व्यवस्था आपके लिए, स्कॉलरशिप की फैसिलिटी देती है। और अब तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपके अभ्युदय योजना चला रखी है। आप पढ़ो, आप मेहनत करो, सरकार आपके साथ है। तो ये जो चीजें हैं, ये है आपकी सोशलिज्म, ये है आपकी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। कैसे प्रिंसिपल्स हैं आपके? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये सब समाजवाद है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उदारवाद की। किसकी? आपका लिबरलाइजेशन की। अब जो आपका चीजें लिबरल करनी है, लिबरलाइजेशन है, उदारवाद है। उदारवाद बात करता है आपका सर्व कल्याण की बात करता है, सर्व शांति की बात करता है, वैश्विक शांति की बात करता है। अब जो आपका वैश्विक शांति है, भारत को ही क्यों कहा गया? क्योंकि भारत एक उदारवादी देश है और भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा। भारत के संविधान में लिखा है कि पूरे विश्व में, भले ही दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी दो देश किसी भी बात को लेकर विवादित हो, उस पर लड़ रहे हों, भारत का कर्तव्य बनता है एक देश होने के नाते, एक उदारवादी अपने संविधान के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनसे बातचीत करें और उनकी लड़ाई को शांत करने की। ठीक है, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा किया, इजराइल अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट में हमने ऐसा किया। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हमने एज अ लीडर काम किया। क्यों? क्योंकि वी आर लिबरल कंट्री, हम एक उदार देश है। दूसरा, भारत ने आज तक किसी भी देश पर अपनी तरफ से अटैक नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना। पाकिस्तान से अलग तो किसी पर आज तक किया नहीं है, बट पाकिस्तान पर भी हमने आज तक अपनी तरफ से कभी भी अटैक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वी आर लिबरल। हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं बौद्धवादी तत्वों की। हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, हालांकि चाइना भी है और कई बार हम पर ही अटैक कर चुका है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपका क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व में एक चीज और आती है, आपका जो उदारवादी तत्वों में चीज आती है कि भारत पर्यावरण की रक्षा करेगा, पूरे विश्व के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारत नहीं करेगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन लिया है और न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको स्टैब्लिश किया है, अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक्टिव किया है, बहुत सारी चीजें हमने की हैं। ठीक है, लेकिन भारत कैसा देश है? बौद्धवादी देश है, उदारवादी देश है। क्लियर है? चलिएगा, अब देखते हैं क्या आपके जो भी सिद्धांत हैं इनमें कौन क्या कहता है। आर्टिकल 30, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? आपका सोशलिस्ट एलिमेंट, सोशल एलिमेंट। सोशल एलिमेंट की बात करेंगे। सोशल एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका आती है, यह है आपका, क्या है आपका? आर्टिकल 39 जो नागरिकों की सुरक्षा की बात करता है, और जो आपका आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36 सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना कौन करेगा? कौन करेगा? जो आपके डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनकी जो भाषा है वो भाषा इस प्रकार हो सकती है, राज्य ऐसी नीति बनाएगा जो राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने में कारगर सिद्ध हो। ऐसी नीति कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। अब वो राज्य की मर्जी है कि बनाए ना बनाए, संविधान ने कहा है कि ऐसी नीति बनाएगा, राज्य ऐसी नीति बनाए ना बनाए, लेकिन ऐसी नीति बिल्कुल भी नहीं बना सकता जो आपके सोशल जो जस्टिस है उसको डिस्टर्ब करे, जो आपका इकोनॉमिकल जस्टिस है उसको डिस्टर्ब करे, या जो आपका पॉलिटिकल जस्टिस है उसमें डिस्क्रिमिनेशन करे। ऐसी नीति बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आपके सोशल जस्टिस की या पॉलिटिकल जस्टिस की, तो उसमें मेल फीमेल भी आ जाता है, उसमें आपका जो कास्टिज्म है वो भी आ जाता है, जो आपका रिलीजियस इशूज है वो भी आ जाते हैं। राज्य यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति नहीं करेगा, किसी भी एक जाति विशेष या धर्म विशेष या किसी एक लिंग या किसी के भी प्रति वो आकर्षित नहीं होगा, किसी एक का भला करने की कोशिश राज्य बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्लियर है? चलिएगा आगे, इससे रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल है 39।
क्या है आपका आर्टिकल 39। आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 किसकी बात करता है? आपका नागरिक सुरक्षा की बात करता है। इसकी बात करता है आपका नागरिक सुरक्षा की। अभी हम पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैं हाँ क्लियर देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पिक्सल सही से बढ़ाकर देखेंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं। सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन व अधिकार, जन कल्याण के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों में संकेंद्रण को रोकना, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, जबरन दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, ये सब जो जोड़े गए हैं ये आपका 42वां संविधान संशोधन 76 में जोड़े गए हैं। जब हम एक पूरी तरह से समाजवादी देश के रूप में, राज्य क्या व्यवस्था करेगा मैंने अभी बताया आपको। देखिएगा, एक चीज आती है समान कार्य के लिए समान वेतन। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन कैसे होता है? हम बात करते हैं समान कार्य समान वेतन। अब अगर हम समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में अगर हम ऐसी ही बात करें, कैसी, किसी भारवाही कार्य में अगर कोई महिला और पुरुष दोनों एक साथ हैं, क्या कोई महिला और पुरुष दोनों एक साथ अगर कार्य कर रही हैं, महिला भी है पुरुष भी है, तो डेफिनेटली जो पुरुष है वो महिला से ज़्यादा वजन उठा सकता है। फिर सपोज कीजिएगा ईंटों का कोई भट्टा है, उस पर ईंट ढोने का काम किया जा रहा है, ठीक है। अब जब उस पर ईंट ढोने का काम किया जा रहा है, जो महिला है वो डेफिनेटली पुरुष से कम वजन उठाएगी, ठीक है। अब जब महिला पुरुष से कम वजन उठाएगी तो ऐसी स्थिति में कंडीशन क्या बनेगी? ऐसी स्थिति में कंडीशन ये बनेगी कि पुरुष को वेतन ज़्यादा मिल जाएगा। पुरुष ये सीधा बोलेगा कि भाई मुझे तो वेतन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो आधार माना गया है वो मानसिक कार्य को माना गया है, आधार मानसिक कार्य को, ना कि आपके शारीरिक कार्य को। अगर हम बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन की, तो यहाँ पर मानसिक श्रम की बात करते हैं, ना कि शारीरिक श्रम की। क्योंकि अगर शारीरिक श्रम की बात करेंगे तो पुरुषों के अंदर भी शारीरिक बल अलग अलग होते हैं, महिलाओं के अंदर भी शारीरिक बल अलग अलग होते हैं, पुरुष और महिला का विभेदन हो सकता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कारक बन सकती हैं विभेदन का, ठीक है। तो हम यहाँ पर आधार मानते हैं कि एक मानसिक श्रम, किसके दिमाग से हम कितना काम ले सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए, किस अलग अलग चीजों के लिए अगर जितना काम कोई महिला कर सकती है उतना ही पुरुष कर सकता है, तो समान कार्य के लिए हम समान वेतन को देंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात की गई है जबरन दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों के अधिकार, ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, जो सरकार होती है, अभी आपने देखा होगा मिड डे मील प्रोवाइड करवाती है, बाल पोषाहार प्रोवाइड करवाती है, और भी कई सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार चलाती है। क्यों चलाती है? ताकि समाजवादी तत्वों पर काम किया जा सके, जो आपके सोशल एलिमेंट्स हैं वो फुलफिल किया जा सके। बात करते हैं आर्टिकल 39A की। यहाँ पर मैंने बात की 39 की, नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा में हम यहाँ पर आपकी जो खाद्य सुरक्षा, आपके अधिकारों की सुरक्षा, आपकी लिविंग सुरक्षा, लिविंग यानी कि आपकी जो रहन सहन के समय में आपको सुरक्षा का मतलब है कि आपको सबको खाद्यान्न आपूर्ति, ठीक है ना। चलिएगा, बात करते हैं आपका गरीबों के समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी आपका निःशुल्क कानूनी सहायता। सरकारी वकील आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 41, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में नागरिक सुरक्षा, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अब देखिएगा, आर्टिकल 41 जो बात करता है, आपके यहाँ क्या होती है? विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, आपके पास और बहुत सारी, बेरोजगारी भत्ता, आप में से बहुत सारे लोगों को मिला भी होगा कभी, नहीं तो देखना, बेरोजगारी भत्ता आपने प्लान पढ़ा होगा। ये सारी चीजें जो व्यवस्था करती है सरकार, क्यों करती है? बेरोजगारी की कंडीशन में अगर आपके पास काम नहीं है तो जीवन यापन करने के लिए, आपको रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने लिए खाद्यान्न जुटाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो खाद्यान्न जुटाने की व्यवस्था राज्य करेगा। अगर आपके पास काम नहीं है तो या तो आपको काम देगा, या तो जैसे आपका मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट, मनरेगा, तो उसमें आपको रोजगार का काम दे। रोजगार का मतलब ये नहीं सरकार आपको राष्ट्रपति बना के बैठा दे या ए क्लास ऑफिसर बना दे। अगर सरकार आपको गांव में मजदूरी के लिए भी काम प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें आप पर डे का अपना लगभग 900 रुपये कमा सकते हैं, 300 रुपये कमा सकते हैं, तो वो आपका मजदूरी है, वो आपका क्या है?
मजदूरी है। ठीक है, 300 रुपये पर डे कमाएंगे, महीने का 9,000 कमा लेंगे, आप अपने लिए रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार सभी को मिल जाएगा, सरकार मुफ्त स्कूल आपके सरकार बनाती है। सार्वजनिक सहायता का अधिकार, सार्वजनिक सहायता यानी कि आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक फैसिलिटीज में यहाँ पर आपका चिकित्सा आ जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और है, जैसे रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में आपका बस, रेलवे, एयरप्लेन, सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, आपकी जो रोड्स हैं ये आ जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सरकार आपको प्रोवाइड करवाती है, वो किस में आती है, आपकी सार्वजनिक सहायता का जो संसाधन है उनका अधिकार है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 41 में आगे आपका काम की उचित और मानवीय दशा और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। देखिएगा, काम की उचित और मानवीय, आप विकलांग हैं, आपको काम उस हिसाब से दिया। मातृत्व यानी कि मैटरनिटी लीव, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में हो या प्राइवेट ऑफिस में हो, कहीं भी हो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर वो किसी फीमेल एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, किसी भी महिला को काम दे रहा है और वो महिला प्रेगनेंसी की कंडीशन में है, तो डिलीवरी के समय में आपको उसको 6 महीने का अवकाश देना होगा। कितने दिनों का? 6 महीने का, 3 महीने का डिलीवरी से पहले और 3 महीने का डिलीवरी के बाद। ये आपका जो मातृत्व है, जो आपका मैटरनिटी है, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन है। क्या है? उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 43 की सभी नागरिकों के लिए, सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों से को सुरक्षित करना। उद्योग, आर्टिकल 43 फिर आपका कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश आपके 42वें संविधान संशोधन में दिया गया। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 47 जो आपका पोषण और स्वास्थ्य सुधार की बात करता है। देखिएगा, यहाँ पर दो चीजें कही गई है। पहली बात तो जीवन निर्वाह, कोई भी फर्म चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपका जो मजदूरी होगा, क्या जो आपकी मजदूरी होगी उसे इतनी कम नहीं रख सकती कि आपका जीवन निर्वाह ही अटक जाए। कम से कम आपको इतना पैसा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कम से कम आपका जीवन निर्वाह सही प्रकार से चल सके। ठीक है, फिर आपको जो भी वहां पर प्रबंधन होगा उसकी भागीदारी होगी कि वो आपका वहां कल्याण के लिए कदम उठाए। उसके बाद आपके आगे है पोषण, न्यूट्रिशन, जो आपका मिड डे मील है, जो आपका बाल पोषाहार है, बहुत सारी और ऐसी योजनाएं सरकार चलाती है कि आपका जो पोषण है उस स्तर को मेंटेन किया जाए। चलिएगा आगे बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों। किसकी बात करते हैं आगे? आपका जो भी आपके गांधीवादी सिद्धांत है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था गांधी जी के सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका आती है वो क्या है? वो है असली भारत गांवों में बसता है। अगर देश का विकास करना है तो सभी गांवों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देश की मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। अब अगर आप मुख्य धारा से जोड़ देते हैं तो आप विकास कर ले रहे हैं, अगर आप मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। कैसे होगा ये काम? कौन करेगा? क्या क्या चीजें यहाँ पर बन सकती हैं? देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पढ़िएगा। सबसे पहले तो आपका आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की। क्या? गांधीवादी गांधीवादी ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना, मुख्य धारा से, मुख्य धारा से देश की मुख्य धारा से जोड़ना। अब जब आप देश की मुख्य धारा से इन चीजों को जोड़ देंगे, क्या जब आप देश की मुख्य धारा से इनको जोड़ देंगे तो अब सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन दोनों तरह की बनेगी। कैसी? पहले तो आपको वहां पर जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है वो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। दूसरा आपको वहां सोशल इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, तीनों वहां पर आपको लागू करनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे होती है। सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन करने से आपको वहां पर क्या मिल जाएगी? पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल जाएगी। आपका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो आपका राजनीतिक स्तर पर जो भी चीजें आपकी वहां पर हो सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज गांधीज्म एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
ये जो स्टेट की पॉलिसी है, उस स्टेट की पॉलिसी को मैंडेट करने के लिए जो भी आपके गांधी जी के थॉट्स थे, गांधी जी के विचार थे, उसके अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग है, जो गांधी जी के थॉट्स थे, गांधी जी के विचार थे, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको क्या करना है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भावना को बढ़ाना है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भावना को बढ़ाना है। ठीक है। आर्टिकल 43, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योग, कौन से उद्योग आपके, कुटीर उद्योग, एमएसएमई का मैटर आ जाता है। उसके बाद आते हैं आपका आर्टिकल 43 भी, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। जो आपका सहकारी समिति एक्ट 2011 था, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। यहाँ पर जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनका आप गठन करेंगे। तीसरा आता है आर्टिकल 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और इन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना किसकी जिम्मेदारी होगी, आपकी राज्य की जिम्मेदारी। अब आपका फिर एससी एक्ट आता है, एसटी एक्ट आता है, आपके बहुत सारे जैसे आपके अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, इन सभी जो कमीशन है, जो सभी आयोग हैं, इनके गठन का उद्देश्य ही यही है कि जो इनसे संबंधित जनजातियां हैं, जो जातियां हैं, उनका कल्याण किया जा सके, जातियों का, जनजातियों का आप कल्याण करें। राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि पिछड़े लोगों को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। आर्टिकल 47 कहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले और जो दवाओं के सेवन पर रोक लगाई जाए, यानी कि जो भी आपके नशीले पदार्थ हैं, जो भी आपके नशीले पदार्थ हैं, उनके प्रचार प्रसार पर, उनके उपभोग को कम किया जा सके, क्या, के उपभोग को कम किया जा सके। आप सरकार देखा होगा, कभी भी सरकार अपनी तरफ से किसी भी तरह का शराब का, मादक पदार्थों का, ड्रग्स का या सूखे नशों का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करती है। इवन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अपने यहाँ लेकर को बैन कर दिए हैं, जो शराब को बैन कर दिए हैं। सबसे फर्स्ट आपका बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ड्राई स्टेट है। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि आप मादक पदार्थों के उपयोग को कम से कम करने की कोशिश करोगे। सरकार इसके दूसरी तरफ जाती है। दूसरी तरफ कैसे जाती है, आप मादक पदार्थों को महंगे कर दो, उन पर टैक्स बढ़ा दो, उन पर वैट लगा दो, वैल्यू एडेड टैक्स। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंस होता है, तो टैक्स बढ़ाकर एक तो आप वहां पर रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, दूसरा लोग कम खरीदेंगे। बट इसका उल्टा होता है, सरकार रिवेन्यू तो जनरेट कर लेती है लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है। आर्टिकल 48 जो बात करता है आपका जो पशुओं ब्रीड्स होती हैं, जो नस्लें होती हैं, उनमें सुधार की बात करती है, कृषिगत सुधारों की बात करती है, जो आपकी हरित क्रांति है, जो आपकी दुग्ध क्रांति, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन, दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, आर्टिकल 48 पर डिपेंड करते हैं। क्यों, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहता है कि आपका जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, जो भी आपका रिफॉर्मेशन है, वो आपका प्लांट्स की ब्रीड्स में, वैरायटीज में आप सुधार करें। दूसरा, आपकी जो ब्रीड्स होती हैं, किसकी, एनिमल्स की ब्रीड, गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, ऊंट की, किसी भी चीज की जो नस्लें हैं, जो आपका दूध उत्पादन या किसी भी कृषिगत या अन्य प्रकार के जो उपयोग की नस्लें हैं, उनमें आप सुधार करें। ठीक है। गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाई जाए और उनकी नस्लों में सुधार किया जाए। गाय का जो मर्डर, मतलब हत्या है, वो गोवध भारत में पाप है, अपराध है। क्यों है, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 48 उससे मना करता है। ये आपके गांधीवादी। बात करते हैं उदारवादी। उदार और बौद्धिक सिद्धांत, ये सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक और विधि के शासन को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरा आपके क्या आते हैं, उदारवादी। उदारवादी तत्व। ठीक है। बात करते हैं उदारवादी तत्वों की। अनुच्छेद 44, पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 यूसीसी। आर्टिकल 44 क्या है आपका, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। उत्तराखंड में विधानसभा में विधेयक पारित कर भारत का पहला राज्य बना है। अब देखिएगा, जो आपका यूसीसी सबसे पहले कहाँ थी, सबसे पहले तो आपका गोवा, कहाँ थी, आपका गोवा में थी। अब उसके बाद दूसरा राज्य बना है आपका, जिसने इसको अधिनियम पारित किया है, वो आपका उत्तराखंड है। इस चीज को आप नोट
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला, एक अधिनियम के तहत लागू करने वाला वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वर्तमान व्यवस्था में देश का जो पहला राज्य है वो है आपका उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आर्टिकल 45 की। यह 6 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, 86 CAA। चलिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 86वां संविधान, क्या आपका 86वां संविधान संशोधन। कोई है जो बताएगा इसके बारे में मुझे? बताओ भाई, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86 CAA। ये आपका कब आता है 86वां संविधान संशोधन? 2002। शुल्क और अनिवार्य शिक्षा और RT, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है आपका 2009। बाद आता है आपका 1 अप्रैल 2010। अब एक चीज और आती है, क्या? एक तो आपका फंडामेंटल राइट है, एक आपका आर्टिकल 21A है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 21A आपका व्यवस्था करता है आपका अनिवार्य शिक्षा की। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप, क्या? शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप का, एक मौलिक अधिकार के रूप में। अब शिक्षा अगर एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो अगर किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है, वो दिहाड़ी मजदूर है, वो दिन के 300 रुपए कमाता है, महीने के 9,000 रुपए कमा के बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए अनाज का जुगाड़ वो कर पाता है। ऐसी सिचुएशन में हम उस व्यक्ति को ये भी बोलेंगे अपने बच्चे को स्कूल भेज, स्कूल की फीस कहाँ से भरेगा? अब जब वो स्कूल भर पाएगा तो हमारे पास आता है 86 CAA, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और ये बात करता है किसकी? आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यहाँ 21A में हमने बात की है एक मौलिक अधिकार है बच्चों का शिक्षा के लिए, लेकिन पैसे के अभाव में किसी की शिक्षा ना छूटे, ये हमारा संविधान आदेश देता है राज्य को कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे, राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि किसी का पढ़ाई पैसे के अभाव में ना छूटे। ये उदारवादिता तो है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन की आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्था। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 48A और 49, राज्य की पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। कौन सा आपका? आर्टिकल 48A, 48वां। ठीक है, उसके बाद 49 कहता है राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक के स्थान की रक्षा करना। जो आपके आपके मोमेरेंडम है, जो भी आपके मॉर्नामेंट्स हैं, उन सभी की सुरक्षा करना। क्या करना? उन सभी की सुरक्षा करना। किस प्रकार से सुरक्षा करना? ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा। ठीक है, इसके आगे आपका क्या आता है? इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 51। इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रीय
शांति और वैश्विक कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक कल्याण। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक कल्याण की जो व्यवस्था है, क्या, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक कल्याण की व्यवस्था है, ये भारत को संविधान क्या दी गई है, भारत को संविधान। हाँ, अब दो चीजें आती हैं। कई बार आपके जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, और जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इनका टकराव हो जाता है। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, FR DPS। टकराव की स्थिति में क्या होगा, टकराव की स्थिति क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? तो मैं आपको पहली चीज तो ये बता दूं, डीपीएसपी आपके वाद योग्य नहीं है। अगर राज्य आपको निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं दे रहा है, अगर राज्य आपको वृद्धावस्था पेंशन नहीं दे रहा है, अगर राज्य आपके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, समान कार्य के लिए समान वेतन या यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य नहीं लागू करवा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इनको सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य नहीं माना गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर इनफोर्सेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन्हें कभी भी वादित करके, लिस्टेड करके, राज्य पर प्रेशर बना के लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, और अगर ये वाद योग्य नहीं है और एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का कभी भी टकराव की स्थिति बनती है, आपके राज्य और जनता के अधिकारों के बीच में टकराव होता है, तो जीत राज्य की होती है। इनको फोर्सेबल, इनको मतलब सुपीरियर माना गया है डीपीएसपी को। किसको? डीपीएसपी को सुपीरियर माना गया है। क्यों? क्योंकि राज्य कुछ भी विधि बना के आपको फंसा लेगा। राज्य क्या करेगा? विधि बना के आपको फंसा देगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में डीपीएसपी फोर्सेबल होते हैं। क्लियर है यहां तक आपको? ऐसी स्थिति में आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जीत जाते हैं। क्लियर है? चलिएगा, अब बात करते हैं आगे। हाँ, इनसे संबंधित कई सारे आपके केस हैं। चंपांकम दोराइजन केस है, केशवानंद भारती केस है, गोलकनाथ केस है, तो बुक्स में दिए हुए हैं, उन सबको आप डिटेल केस स्टडी कर लें, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं आपके मौलिक अधिकार और राज्य निर्देश सिद्धांतों में। यहाँ तक मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि आपके जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अडॉप्ट कहाँ से किए गए हैं? ये अडॉप्ट किए गए हैं आपके आयरलैंड से। कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? ये आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, एक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो भाग 3 में दिया गया है, ये भाग 4 में है। जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, एफआर हैं, ये गारंटी है। क्या है आप? गारंटी। ठीक है, डीपीएसपी गारंटी, गारंटी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से और 36 से 51 तक आपके टीपीएसपी से संबंधित। भारत के संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को जिन मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, मैंने बताया है मौलिक अधिकार, और भारतीय संविधान के निर्देश सिद्धांत सरकार द्वारा नीति बनाने के समय पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश, इन पर आधारित वो बनाएगी। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है ना? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपके समझ में भी आ गई होंगी, आपने पढ़ भी लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और डिटेल जो मैंने आपको समझाया है ये आपके समझ में भी आ चुके होंगे। ठीक है,
बस एक चीज ध्यान रखना, इनके संबंध में 2-3 आपको जो केस दिए गए हैं, केस को स्टडी कर लेना, ठीक है। अब बात आती है आपके कुछ स्पेशल राइट्स आते हैं जो आपके भाग 4 से अलग तथ्य। अब ये क्या है, ये नई, ये क्या है आपके लिए नई चीज। नई चीज क्या है आपका, ये है आपका भाग 17। ये क्या है आपका, राजभाषा अधिनियम। राजभाषा आर्टिकल क्या, आर्टिकल 351 राज्य व्यवस्था करेगा कि देश की जो संवैधानिक भाषाएं हैं, जो आपकी 14 संवैधानिक भाषाएं हैं, जिनको बाद में बढ़ाकर 22 कर दिया गया, राज्य उन सबके संरक्षण की व्यवस्था करेगा। सभी भाषा के नागरिकों को व्यवस्था दी जाएगी, वो अपनी भाषा में अपना साहित्य लिख सकें। हर चीज को प्रोटेक्ट करने की जो की, किसकी होगी, स्टेट की होगी। क्लियर है कि राज्य कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि किसी एक भाषा को खत्म कर दिया जाए या उसमें कुछ चीजें कर दी जाए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें आपका आर्टिकल जो आपका है 343 से 350 से 351 तक, इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा, और एक नया टर्म यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा मान सकते हैं कुछ भी, जैसे आपका हालांकि इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया, साहित्यिक भाषा जिसमें सबका साहित्य लिखा हुआ है, राजकीय भाषा जो हिंदी है, और क्षेत्रीय भाषा जैसे आपका मणिपुर की मणिपुरी है, कोंकणी है, डोगरी है, संथाली है, राजस्थानी है, उत्तराखंड की संस्कृत है, या जितनी भी आपकी जो संवैधानिक भाषाएं हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग संविधान में आपका 22 भाषा, संविधान में 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में वर्णित वर्णित 22 भाषाओं का संरक्षण, 22 भाषाओं का संरक्षण। ये संरक्षण कौन करेगा, ये संरक्षण कौन करेगा, ये संरक्षण, ये आपका वो कुछ विशेष अधिकार है, राज्य के निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य की पॉलिसी बनेगी, जो आपके भाग 4 से अलग है। कहाँ है, भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। क्लियर है। तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको डीपीएसपी समझ में आ गए होंगे, इनकी जरूरत क्यों है समझ में आ गई, इनकी भूमिका क्या होती है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन। की बात कर, सबसे पहले किस भाग में है, भाग अनुच्छेद में है, भाग और ऑप्शन ए 1, 1 से 4,
ऑप्शन 5 से 11, 12 से 35, 4, 36 से 51। आप बताएं। नंबर नेक्स्ट, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? क्या गया है? एक, ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी के सिद्धांत के 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रीय शांति कैसा सिद्ध कैसा? फर्स्ट, गांधीवादी, सेकंड, बौद्धवादी, या सी समाजवादी? ठीक है, नेक्स्ट एक और मैं क्वेश्चन, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद? पंचायतों का गठन अनुच्छेद में? चलिएगा, अब इनके आंसर लगाते हैं। सबसे पहले डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये है आपके भाग 4, आर्टिकल 36 टू 35, 36 से 51। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूँ। भाग 1 में क्या है? राज्य है, स्टेट है। भाग 2 में आपका नागरिकता है। भाग 3 में आपका एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। और भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। बात करते हैं यूएसए की, यहाँ से आपके बहुत सारी चीजें ली गई, जैसे आपका राष्ट्रपति यहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति यहाँ से लिया गया, प्रस्तावना यहाँ से ली गई है। और आपका जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ से लिया गया है। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो जो आपका लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्षीय, यहीं से लिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जर्मनी से हमने लिया है आपात उपबंध, जो आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो सारे जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे डीपीएसपी के कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत हैं डीपीएसपी के, गांधीवादी, बौद्धवादी और समाजवादी। अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसा सिद्धांत है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एक बौद्धवादी सिद्धांत है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40। और ये कैसा है? गांधीवादी। कैसा है आपका? गांधीवादी। क्लियर है? चलिएगा, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा, बढ़िया आपकी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं कोई लेक्चर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।